हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का पाठ 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो बच्चों, इसका हम 2 वीडियो पहले भी डाल चुके हैं। इसमें आवेश के बारे में बताया जा चुका है और कूलाम का नियम। आज बच्चों हमारा जो अगला हेडिंग है वो है कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। तो बच्चों, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि कूलाम का नियम किसे कहते हैं। तो बच्चों, जैसा कि हम बताए हैं पिछले वीडियो में कि कूलाम के नियमानुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला जो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल होता है वो उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इससे हम समीकरण नंबर 1 ले लेते थे और इसे 2, और दोनों समीकरण को मिलाने पर हमें प्राप्त होता था F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। क्योंकि बच्चों यहाँ पे अनुक्रमानुपाती का चिन्ह जब हटता था तो एक नियतांक भी मिलता था K और Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यही बच्चों हमारा कूलाम का नियम था और बताया गया था कि यदि दोनों आवेश जो हमारे होते थे, आवेश Q1 और आवेश Q2, इनके बीच की दूरी होती थी वो होती थी स्मॉल r। यदि इनके बीच में वायु माध्यम हो तो जो K हमारा होता था वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता था। F बराबर आ गया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो बच्चों, अब हमें पढ़ना है आज कि कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि दो स्थिर बिंदु आवेश लेना पड़ेगा हमें। तो हम ले लेते हैं दो स्थिर बिंदु आवेश। मान लीजिए कि एक स्थिर बिंदु आवेश है Q1, ये बच्चों है Q1, और ये एक क्या है Q2। तो इनके बीच की दूरी है उससे बच्चों हम मान लेते हैं स्मॉल r है, ना है स्मॉल r है। तो बच्चों Q2 के कारण Q1 पर एक बल लगेगा जिसे हम लिखेंगे वेक्टर F12। जो जिस आवेश के कारण जिस पर बल लगता है उस आवेश को पहले लिखते हैं और जिसके कारण लगता है उसे बाद में लिखते हैं। इसी प्रकार जब Q1 के कारण Q2 पर बल लगेगा तो बच्चों ये हो जाएगा वेक्टर F21। अब अगर जो बच्चों हम निकालें Q1 से Q2 से Q1 पर बल की दिशा में एकांक सदिश, तो ये बच्चों हो जाएगा R21। R कैप एकांक सदिश है बच्चों चूंकि ये। और जब निकालेंगे Q1 से Q2 की दिशा में बल की दिशा में एकांक सदिश, तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा R कैप 12। तो बच्चों अगर जो इतना समझ में आया होगा तो अब हम निकालेंगे इसका सदिश रूप। तो बच्चों चूंकि हम जानते हैं कि F इक्वल टू होता है K इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये हम सब पढ़ चुके हैं कूलाम के नियम में। अब बच्चों हम निकालेंगे कि Q2 आवेश के कारण Q1 पर लगने वाला बल। अब लिखेंगे अब Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल। तो बच्चों Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल जो हमारा है वो है F12। तो जगह वेक्टर F12 इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। और बच्चों अब इसकी दिशा में हमें एक एकांक से लेना पड़ेगा, तो हो जाएगा R कैप। क्या हो जाएगा? R कैप। अब चूंकि हमें मालूम है कि जो Q2 से Q1 पर लगने वाला बल है उसकी दिशा में एकांक दिशा में क्या मालूम है बच्चों? R कैप 21। तो हो जाएगा R कैप 21। चूंकि इसका परिमाण है 21 तो इसका भी परिमाण हो जाएगा 21। अब किसी राशि मतलब किसी वेक्टर एकांक जिसका जब हमें निकालना होता है मान,
तो चूंकि जो सूत्र हमारा है बच्चों फर्स्ट में पढ़ाया गया है कि आर कैप बराबर होता है उस वेक्टर, उस राशि की वेक्टर बटे उसका परिमाण। तो ये हो जाएगा बच्चों एफ वेक्टर F12 बराबर के इंटू Q1 Q2 बटे R² 21 इंटू, अब बच्चों यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर R21 बटे में R21। अब इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर 12 इक्वल टू के इंटू Q1 Q2। तो बच्चों इसका घात 2 है, इसका घात 1 है, आधार बराबर है, गुणा है तो घात जोड़ लेंगे तो हो जाएगा R21 का होल क्यूब और इंटू वेक्टर R21। इस समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब लिखते हैं पुनः Q1 के कारण Q1 के कारण Q2 पर Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, लगने वाला बल। तो बच्चों अब Q1 के कारण जो हमारा Q2 पर बल लगता है वो लगता है F21। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा वेक्टर F21 इक्वल टू के इंटू Q1 Q2 बटे R²। अब यहाँ पे जो बच्चों हमारा एकांश मिला है वो मिला है वेक्टर R12। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा R कैप 12। तो ये भी बच्चों हो जाएगा 12। अब इसे भी बच्चों हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर R21 बराबर के इंटू Q1 Q2 बटे R12² इंटू ये हो जाएगा वेक्टर R12 अपान R12। अब बच्चों इसका गुणा करेंगे जब हम तो ये हो जाएगा वेक्टर F21 बराबर के इंटू Q1 Q2 बटे R12 का क्यूब इंटू वेक्टर R12। इसे बच्चों समीकरण नंबर 2 दे देंगे। तो बच्चों लिखेंगे अतः समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है, 2 से स्पष्ट है कि जो हमारा वेक्टर F12 है वो माइनस है वेक्टर F21 के। अतः कूलाम का नियम, कूलाम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है, नियम का पालन करता है। इसे बच्चों हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। अब बच्चों हमारा अगला हेडिंग है कि वैद्युत बल से गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। तो बच्चों इसका हमारा पहला पॉइंट जो है वो है वैद्युत बल जो होता है वो दो आवेशों के मध्य कार्य करता है, जबकि जो गुरुत्वाकर्षण बल बच्चों हैं वो दो द्रव्यमानों के बल के मध्य कार्य करता है। तो उसका बच्चों पहला पॉइंट हम लिखेंगे कि वैद्युत बल दो आवेशों के मध्य कार्य करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल दो द्रव्यमानों के मध्य
कार्य करता है। बच्चों अगला पॉइंट हमारा है, पॉइंट नंबर 2 है कि जो वैद्युत बल होता है बच्चों, उसमें आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों पाया जाता है, और जो गुरुत्वाकर्षण बल बच्चों होता है उसमें केवल आकर्षण ही पाया जाता है। तो अगला पॉइंट बच्चों हमारा है कि वैद्युत बल आकर्षण व प्रतिकर्षण कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण बल ही होता है, आकर्षण बल ही होता है। अब बच्चों हमारा जो अगला पॉइंट है वो है जो वैद्युत बल होता है बच्चों, वो गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बहुत अधिक प्रबल होता है। तो जो अगला पॉइंट बच्चों हमारा है, लिखेंगे हम वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बहुत अधिक प्रबल होता है। और जो बच्चों हमारा अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, कि जो वैद्युत बल होता है वो आवेशों के मध्य स्थित जो माध्यम होता है उस पर निर्भर करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है बच्चों माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। तो अगला पॉइंट बच्चों हमारा है कि वैद्युत बल आवेशों के मध्य स्थित माध्यम पर निर्भर करता है। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, तो बच्चों आज के सेशन में बस इतना ही। अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।